हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे 23 अप्रैल 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और लेक्चर्स लेकर आते रहते हैं। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ यहाँ पर आपको वीकली और मंथली करंट अफेयर्स के सेशंस भी मिल जाएंगे। तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो शुरुआत होती है क्लास की वो होती है क्विक रिवीजन के साथ, यानी हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी एप्पल इंक ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो ये हैं जॉन टनर्स। किस एथलीट ने प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया? ये हैं आर्याना सबलेंका, जो कि बेलारूस देश की प्लेयर हैं। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 का अवार्ड जीता कार्लोस अल्काराज ने, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित कर लिया है? तो ये है CSIR की यूनिट सीमेरी, जो कि पश्चिम बंगाल में इस्टेब्लिश्ड है। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो 22 अप्रैल को, और इस साल की हमारी थीम थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। नेक्स्ट है, इसरो वायु प्रदूषण का अध्ययन करने और मौसम की निगरानी के लिए G20 उपग्रह किस वर्ष में लॉन्च करेगा? तो 2027 में। अगला है, अप्रैल 2026 में 9वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? ये हैं डॉक्टर CS श्रीनिवास राव। नेक्स्ट है, डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए अभय नामक एक AI चैटबॉट किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो ने। नेक्स्ट है, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर 2028 के अंत में किस रोवर को मंगल ग्रह पर लॉन्च करने की घोषणा कर दी है? तो ये है रोजालिंड फ्रैंकलिन और इस मिशन का नाम है एक्सो मार्स। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? ये हैं स्मृति मंधाना। अप्रैल 2026 में भारत के पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए दिव्य भारत, भारत की आत्मा की एक झलक नामक संकलन किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर है नीति आयोग। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? ये हैं दिनेश त्रिवेदी। नेक्स्ट है, हर्बलाइफ इंडिया और IIT मद्रास ने भारत का पहला प्लांट सेल फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये जगह है चेन्नई। अगला है, किस एरोस्पेस कंपनी ने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के पुनः उपयोग किए गए प्रथम चरण बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया? ये है ब्लू ओरिजिन। अगला है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने विरासत संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 का शुभारंभ कहाँ पर किया? तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ में। और आखिरी प्रश्न हमने किया था, अप्रैल 2026 में भारत का किस देश के साथ रसद रहायता के पारस्परिक आदान प्रदान समझौता पूरी तरह से लागू हो गया? तो ये देश था रूस। यहाँ पर रलॉस का फुल फॉर्म क्या था? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। इनको कल हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, और अगर आप इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफ़र करिएगा। ठीक है, चलिए अब आज की अपनी क्लास में स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स सी कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2026 के लिए, वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले एक साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक GK और पिक्चर्स का हम यहाँ भरपूर इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में।
इसके अलावा ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। 80 से ज़्यादा पेजेस हैं जिनमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें आपको फीचर्स मिलेंगे, जिसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, जहां पर जाकर आप हमारे इस कॉम्बो DCA कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगी। 15 क्वेश्चंस का हम आपको यहाँ पर टेस्ट देते हैं और 15 क्वेश्चंस की PDF भी आपको मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए आप इस कोर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री पद का चुनाव किसने जीत लिया है? बल्गेरिया देश में हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं और इनका नाम है रूमेन रादेव। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुल्गारिया में हुए संसदीय चुनावों में पूर्व राष्ट्रपति रूमेन रादेव ने जीत हासिल की। वो प्रोग्रेसिव बुल्गारिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे। रूमेन रादेव वायुसेना के पूर्व कमांडर हैं। ठीक है, बुल्गारिया देश की बात करेंगे तो यूरोप महाद्वीप पर स्थित ये एक देश है। राजधानी यहाँ पर है सोफिया और मुद्रा चलती है लेव। ओके, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, बी ऑप्शन। रूमेन रादेव यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर हाल ही में बन गए हैं। बुल्गारिया देश आपने जैसे ही देखा, आपको तुरंत एक करंट अफेयर्स याद आना चाहिए इसके रिगार्डिंग, कि यहाँ पर बुल्गारिया जो है वो 21st नेशन बना है जिसने यूरो जोन में एंट्री ली है। इसी के साथ इन्होंने यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो 21st नेशन जिसने हाल ही में यूरो जोन में एंट्री ली वो देश था बुल्गारिया। ये आपका 2026 का ही करंट अफेयर्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए AI आधारित प्रज्ञा नामक एक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित कर लिया है? तो ये एक एडवांस्ड AI बेस्ड सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम है जिसका नाम है प्रज्ञा। इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए, और ये डेवलप किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो अप्रैल 2026 में DRDO के सचिव समीर V कामत ने प्रज्ञा सिस्टम को केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दिया। इसे DRDO के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने विकसित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है सुरक्षा एजेंसियों को रियल टाइम निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और आतंकवादी व नक्सल विरोधी अभियानों में सहायता प्रदान करना है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और DRDO के हमारे हेड कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर समीर V कामत। ओके, यहाँ पर ऑप्शन में HAL भी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लेकिन अगर यहाँ पर हम S लगा देंगे यानी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, तो इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट हम करंट अफेयर्स क्या जानते हैं। अभी 2026 में इसको मिनी रत्ना कैटेगरी में डाला गया है। मिनी रत्ना कंपनी का स्टेटस मिला है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से चीज़ों को एक बार रिलेट करने की कोशिश किया करिए जिससे कि आपके लिए ईजी हो इन सब चीज़ों को याद रखना। ओके, चलिए हम AI रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मादक पदार्थों से निपटने के लिए नारित AI नामक सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो गुजरात पुलिस ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल म्यूज स्पार्क किसने लॉन्च कर दिया है? तो मेटा ने। बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बॉब संवाद किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किस उच्च न्यायालय ने न्यायिक निर्णय लेने में AI के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये है गुजरात उच्च न्यायालय। आयकर विभाग द्वारा करदाताओं की सहायता के लिए लॉन्च की गई AI संचालित वेबसाइट का क्या नाम रखा गया? कर साथी। किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की? तो ये है IIM अहमदाबाद। जटिल शोध पत्रों को सरल बनाने के लिए सरल AI प्लेटफॉर्म किसने विकसित कर लिया है? तो IIIT हैदराबाद और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, एशिया क्षेत्र से किस महिला को गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज किसको मिला है? किस वुमेन को फ्रॉम एशियन रीजन? इनका नाम है बोरिम किम। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 कुल 6 महिलाओं को इस साल दिया गया। पुरस्कार के 37 साल के इतिहास में ये पहली बार है कि सभी विजेता इसमें महिलाएं हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट का ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसे अक्सर ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है और ये दुनिया के 6 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करता है। यहाँ पर पुरस्कार की राशि कितनी थी? तो $2 लाख। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, बोरिम किम। ओके, और ये जो 6 महिलाओं की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये सूची देख लेते हैं।
इरोरो तानशी ये नाइजीरिया देश को बिलोंग करती हैं और ये इनको अफ्रीका महाद्वीप पर ये अवार्ड दिया गया। बोरिम किम दक्षिण कोरिया से हैं और एशिया महाद्वीप पर ये विनर रही। सारा फिंच यूनाइटेड किंगडम से हैं, यूरोप के लिए ये विनर रही। थियोनीला रोका मॉटबॉब पापुआ न्यू गिनिया देश को बिलोंग करती हैं, द्वीप और द्वीपीय राष्ट्र में ये विनर थी। अलाना अकाक हरले संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, उत्तरी अमेरिका में ये विनर थी। और यूवेलिस मोरालेस ब्लैंको कोलंबिया से हैं, दक्षिण और मध्य अमेरिका की बात करेंगे तो ये विनर थी। ठीक है, तो ये पूरी सूची है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम एशिया में रहते हैं तो एशिया वाला जो कैटेगरी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और यहाँ पर इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट प्राइज़ है जिसका नाम है टाइलर प्राइज़। टाइलर प्राइज़ 2026 की यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए विनर कौन है, ये हैं डॉक्टर टोबी केयर्स, नाम याद रखिएगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि टाइलर प्राइज़ किस सेक्शन में या किस कैटेगरी में दिया जाता है, तो इन्वायरमेंट के कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनेस्को की पीपल एंड नेचर रिपोर्ट 2026 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस वर्ष तक लगभग 90% विश्व धरोहर स्थल खतरे में पड़ सकते हैं। तो यूनेस्को की पीपल एंड नेचर रिपोर्ट रिलीज़ हुई है। इसमें इन्होंने बताया कि जितनी भी यूनेस्को की सूची में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अब तक लिस्टेड हैं, इनमें से 90% तक जो हैं वो रिस्क में आ सकती हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। कौन से साल तक? 2050 तक। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीपल एंड नेचर रिपोर्ट 2026 के अनुसार यूनेस्को द्वारा नामित लगभग 90% विश्व धरोहर स्थल उच्च पर्यावरणीय तनाव से ग्रस्त हैं। इसके अलावा 98% साइटें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से प्रभावित हैं और वर्ष 2000 से अब तक 3 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र हमारा नष्ट हो चुका है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन 2050। यूनेस्को की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फ्रांस के पेरिस शहर में। और यहाँ पर यूनेस्को के नए जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन बने हैं अभी नवंबर में? ये हैं खालिद अल एनानी। इनका नाम याद में रखिएगा। कौन से देश को बिलोंग करते हैं? ये इजिप्ट देश से हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसी के साथ खालिद अल एनानी जो हैं वो यूनेस्को के 12th नंबर के डायरेक्टर जनरल बने हैं। ओके, और इंडिया के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यूनेस्को की कौन सी हमारी लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? ये है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जो कि हमारा 44th नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी चर्चा की है पहले। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने निर्यात सुगमता हेतु रिलीफ योजना का दायरा बढ़ाते हुए किन 2 देशों को पात्र देशों की सूची में शामिल किया है? तो रिलीफ स्कीम का जो स्कोप है वो गवर्नमेंट ने हाल ही में एक्सपैंड किया है फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। और यहाँ पर लिस्ट ऑफ एलिजिबल नेशंस में इन्होंने 2 कंट्रीज़ को और इन्वॉल्व कर लिया है। ये देश है मिस्र और जॉर्डन, यानी इजिप्ट एंड जॉर्डन। ठीक है, रिलीफ का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण निर्यातकों को होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए रिलीफ योजना का विस्तार करते हुए मिस्र और जॉर्डन को पात्र देशों की सूची में शामिल कर लिया। और अब इन दोनों देशों को भेजे जाने वाले या इनके माध्यम से ट्रांसशिप होने वाले माल पर भी इस योजना के तहत लाभ मिल सकेगा। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इजिप्ट एंड जॉर्डन। ओके, यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ लिखी हुई हैं और इनको देखते साथ आपको थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर देना चाहिए कि आप इन कंट्रीज़ के बारे में क्या क्या जानते हैं। क्विकली थोड़ी सी कंट्रीज़ देख लेते हैं। इजिप्ट के बारे में जैसे हमने यहाँ पर बात करी तो पीछे हमने देखा खालिद अल अनानी जो हैं इजिप्ट से हैं और ये हमारे 12th डायरेक्टर जनरल बने हैं यूनेस्को के लिए। ठीक है, देन हमने यहाँ पर कतर देखा। कतर देखते ही याद आना चाहिए कि हमारा 8th नेशन अभी रिसेंटली बना है जिन्होंने हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को अडॉप्ट किया था। ठीक है, देन यहाँ पर ऑप्शन में टर्की भी है और टर्की इस साल जो है वो COP31 के लिए होस्ट है। ठीक है, COP30 को किसने होस्ट किया था? ब्राज़ील ने। एंड COP32 को अगले साल होस्ट करेगा एथियोपिया देश। ठीक है, तो COP31 के लिए टर्की होस्ट है। ऑल्दो ये पहले ऑस्ट्रेलिया एंड टर्की के बीच में बिड चल रही थी कि कौन इसको होस्ट करेगा, लेकिन फाइनली जो टर्की देश है ये इसको होस्ट करने वाला है। ओके, ओमान देश भी ऑप्शन में है। ओमान जो कंट्री है इन्होंने अपना हाईएस्ट ऑनर अभी दिसंबर 2025 में गिफ्ट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। ठीक है, ओमान के साथ साथ और कौन सी कंट्री थी जिसने दिसंबर 2025 में अपने यहाँ का ऑनर दिया था मोदी जी को? ये कंट्री थी एथियोपिया।
ठीक है। एंड यहाँ पर इज़राइल देखा आपने तो तुरंत आपको इसका ऑपरेशन याद आना चाहिए कि इज़राइल और वर्सेस ईरान जो आजकल चल रहा है, उसमें इज़राइल ने ईरान के अगेंस्ट में कौन सा एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसके अंतर्गत इन्होंने यहाँ के सुप्रीम लीडर को मार गिराया था। ये था ऑपरेशन रोरिंग लॉयन, ठीक है। एंड इज़राइल के साथ यहाँ पर यूएस ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था इज़राइल का, और इसके लिए यूएस ने लॉन्च किया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो आपको इस तरह से रिवाइज़ कर लेना चाहिए। यहाँ पर क्विकली मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, अदरवाइज़ रिवाइज़ करने के लिए तो बहुत कुछ है फिर, लेकिन टाइम लिमिट है तो मैं आपको लिमिटेड चीज़ें ही बता सकती हूँ। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट खेल ओमेगा बॉल किस संस्थान ने लॉन्च कर दिया। ये इंडिया का पहला 3 टीम का फुटबॉल फॉर्मेट गेम है ओमेगा बॉल, जिसको लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। तो आईआईटी मद्रास ने भारत में पहली बार 3 टीमों वाले अभिनव फुटबॉल प्रारूप ओमेगा बॉल की शुरुआत कर दी है। क्या है ये ओमेगा बॉल? तो ओमेगा बॉल फुटबॉल का एक तेज़ गति वाला संस्करण है जो पूरी तरह से नई गेम प्ले संरचना पेश करता है। परंपरागत फुटबॉल के विपरीत इसमें 3 टीमें एक गोलाकार मैदान पर एक साथ खेलेंगी जिसमें 3 गोल होंगे, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, आईआईटी मद्रास। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं, आईआईटी मद्रास दुनिया का पहला हमारा मल्टीनेशनल आईआईटी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार किए गए स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024 और 25 आकलन के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक चमगादड़ों की प्रजातियां मौजूद हैं। तो पहली बार स्टेट ऑफ इंडियाज़ बैट्स असेसमेंट हुआ है और इसमें ये पता चला कि सबसे ज़्यादा आपको चमगादड़ की प्रजाति मिलेगी वेस्ट बंगाल में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस रिपोर्ट को नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया। और न्यूनतम विविधता की बात करेंगे तो हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में चमगादड़ों की केवल सिर्फ 5 प्रजातियां ही दर्ज की गईं। कुल प्रजातियां कितनी हैं भारत में? 135, जिनमें से 16 प्रजातियां भारत के अंदर एंडेमिक हैं। संरक्षण की स्थिति क्या है? लगभग 7 प्रजातियों को IUCN द्वारा खतरे की श्रेणी में रखा गया। सर्वाधिक विविधता वाले राज्य कौन से हैं? सबसे ज़्यादा प्रजातियां आपको मिलेंगी पश्चिम बंगाल में, दूसरे स्थान पर मेघालय में और तीसरे पर उत्तराखंड में, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। एक खास पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि IUCN की रेड लिस्ट में ये चमगादड़ किस सूची में आते हैं तो आप इसका आंसर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इनकी जितनी भी सूची है ऑलमोस्ट हर सूची में कुछ ना कुछ स्पेशीज़ चमगादड़ की मौजूद हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 135 में से कुछ प्रजातियाँ जो हैं वो थ्रेटेंड की कैटेगरी में है सपोज, ठीक। कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं जो एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में डाल दी गई हैं, कुछ वल्नरेबल की कैटेगरी में है, तो इसका कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। कोई अगर आपसे पूछ ही ले कि IUCN की रेड लिस्ट में ये कौन से कैटेगरी में आते हैं तो आप उसको बता पाएँ, ओके। नेक्स्ट है, ICCF जूनियर विश्व कप 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ, जिसमें शिव नरवाल और सबीरा हारिस 71 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं। ICCF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? तो इजिप्ट के कायरो शहर में, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर शिवा नारवाल और सबीरा हारिस ने लीड किया था 71 मेंबर इंडियन कंटिजेंट टीम को, ठीक है। तो भारत ने इस प्रतियोगिता के लिए 71 सदस्यीय दल भेजा, जिसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन स्पर्धाओं के खिलाड़ी शामिल हैं। प्रतियोगिता के पहले ही दिन शिव नरवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, ओके। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, इजिप्ट के कायरो शहर में ये इवेंट हुआ है। इसी के साथ अभी रिसेंटली वर्ल्ड आर्चरी ने 2025 के लिए अपना पैरा आर्चर ऑफ द ईयर किसको बनाया था। ऑल्दो ऐसे तो बहुत सारे आर्चरी के रिगार्डिंग गेम्स होते रहते हैं, लेकिन पूरे साल का जो एक बेस्ट आर्चर साबित हुआ वो कौन है? ये है शीतल देवी, ठीक है। याद रखिएगा, फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, भारत की किस पहल को सक्षम वातावरण श्रेणी के तहत WSIS पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया। तो WS प्राइज़ के लिए हाल ही में हमारा समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव, समृद्ध ग्राम पहल जो है वो नॉमिनेट हुआ है अंडर द इनेबलिंग एनवायरनमेंट कैटेगरी, ठीक है। तो ये एक ऐसी पहल है जो भारत नेट ब्रॉडबैंड का उपयोग करते हुए समृद्धि केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को एकीकृत फिजिकल सेवाएं प्रदान करती है, भौतिक प्लस डिजिटल। एंड इसके लिए नोडल मंत्रालय है आपका संचार मंत्रालय, और इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष, ओके। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव, ठीक है।
नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन हैं? हाल ही में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे विजिट करने और इनका नाम आपको बताना है। इनका नाम है ली जे म्योंग। ठीक है, अगर कोई भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इंडिया आते हैं तो वो याद रखना होता है आपको। इन केस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहीं पर जाते हैं तो वो कंट्री का नाम भी याद रखा करिए। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग की भारत में राजकीय यात्रा के दौरान भारत और दक्षिण कोरिया के बीच नई दिल्ली में उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित की गई। इसमें भारत और दक्षिण कोरिया ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। इसके अलावा वर्ष 2028 और 29 को भारत और दक्षिण कोरिया मैत्री वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, ली जे म्योंग इनका नाम है। और इसी तरह से अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन, ये भी इंडिया आए थे विजिट करने और इस दौरान हमने 2026 को डिक्लेयर किया था कि ये इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन है। ठीक है, तो ये सारे ईयर्स याद में रखा करिए, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। इसी के साथ 2026 को यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था कि ये इंटरनेशनल ईयर है ऑफ द वुमेन फार्मर। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर है आपका 2026। ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत समुद्री बीमा पूल के गठन के लिए कितनी राशि की संप्रभु गारंटी को मंजूरी दी है? तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है सॉवरेन गारंटी ऑफ यहाँ पर 12,980 करोड़ रुपए, किस लिए? भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, क्या है ये भारत समुद्री बीमा पूल? तो ये 12,980 करोड़ रुपए की संप्रभु गारंटी के साथ केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक घरेलू समुद्री बीमा तंत्र है और इसका उद्देश्य है विदेशी बीमाकर्ताओं पर निर्भरता कम करना और भू राजनीतिक अस्थिरता के दौरान भारतीय जहाज़ों के लिए किफ़ायती व निर्बाध बीमा सुनिश्चित करना। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, 12,980 करोड़ रुपए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2026 में नीति आयोग के ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का 7वां संस्करण किसने जारी किया? ये 7th एडिशन था नीति आयोग का ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का, जिसको यहाँ पर रिलीज़ किया है सुमन बेरी ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रिपोर्ट वित्त वर्ष 2025 और 26 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर टू दिसंबर 2025 के व्यापार रुझानों का विश्लेषण करती है। इस संस्करण का विशेष ध्यान रत्न और आभूषण क्षेत्र पर है। भारत के वस्तुगत निर्यात में 1.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। सेवा निर्यात में 7.8% की मजबूत वृद्धि देखी गई। नीति आयोग की हम ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं। योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को एंड यहाँ पर हमारा मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, आंसर है सी ऑप्शन, सुमन बेरी। नीति आयोग में रिसेंटली एक रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ था और यहाँ पर CEO के तौर पर एडिशनल चार्ज किसको मिल गया है? ये है निधि छिबर। ठीक है, नाम याद रखिएगा। अभी फरवरी 2026 में इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है नीति आयोग के CEO के तौर पर। नेक्स्ट ये अप्रैल 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स एकेडमिक फोरम की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये फर्स्ट मीटिंग थी ब्रिक्स एकेडमिक फोरम की अंडर इंडियाज चेयरशिप एंड ये ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स एकेडमिक फोरम की पहली बैठक आयोजित कर दी और ब्रिक्स 2026 के लिए हमारी थीम थी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, यानी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, नई दिल्ली। ब्रिक्स की यहाँ पर हम बात करेंगे तो ब्रिक्स के लिए लास्ट ईयर 2025 में कौन सा देश होस्ट था? ये देश था ब्राज़ील एंड 2026 में इंडिया इसके लिए प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के दौरान इंडिया पोस्ट ने अपने इतिहास में अब तक का सबसे अधिक कितना रिकॉर्ड वार्षिक राजस्व अर्जित किया है? तो इस फाइनेंशियल ईयर में हमने यहाँ पर रिकॉर्ड एनुअल रेवेन्यू इंडिया पोस्ट की तरफ से अर्न किया है। वो अमाउंट कितना था? 15,296 करोड़ रुपीज़, यानी 15,296 करोड़ रुपए। ठीक है, सबसे ज़्यादा है ये अब तक की हिस्ट्री में। भारतीय डाक ने वित्त वर्ष 2025 और 26 में 15,296 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 16% की वृद्धि दिखाता है। इंडिया पोस्ट की बात करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन के तहत 1 अक्टूबर 1854 को स्थापित किया गया था। आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन।
और कौन सी कंट्री की पोस्ट है जिसको हाल ही में बंद कर दिया गया है, याद रखिएगा ये कंट्री है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क की जो पोस्टल एजेंसी थी, पोस्टल सर्विस, उसका नाम था पोस्ट नॉर्ड और 400 साल की सर्विस के बाद फाइनली इसको क्लोज कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में किस देश के दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी और हॉल ऑफ फेम में शामिल ऑस्कर श्मिट का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये कौन सी कंट्री के लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर थे? आंसर हो जाएगा ब्राज़ील के। ठीक है, और हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो ब्राज़ील के दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी और हॉल ऑफ फेम में शामिल ऑस्कर श्मिट का 68 वर्ष की आयु में ब्रेन ट्यूमर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया और इनका उपनाम क्या था? माओ सांता। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्राज़ील। हाल ही में और किसका निधन हुआ है? हाल ही में आशा भोसले जी का निधन हुआ है 92 वर्ष की आयु में, और इनको कौन सा एक इम्पॉर्टेंट पद्मा अवार्ड दिया गया था? तो इनको पद्म विभूषण मिला था 2008 में। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा धर्मेंद्र जो एक्टर थे, इनका भी अभी कुछ दिनों पहले ही निधन हुआ है और इनको 2 इम्पॉर्टेंट पद्मा अवार्ड मिल चुके हैं। अभी पोस्टमसली 2026 में इनको पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। एंड इसके पहले ऑलरेडी इनको पद्म भूषण दिया गया था 2012 में। ठीक है, तो पद्म विभूषण इनको पोस्टमसली यानी इनके मरणोपरांत दिया गया है और पद्म भूषण इनको पहले ही मिला था इनके जीवित रहने पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई रियली होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। चलिए आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, एशिया क्षेत्र से किस महिला को गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट गेम ओमेगा बॉल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? और तीसरा प्रश्न है, अप्रैल 2026 में किस देश के दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी और हॉल ऑफ फेम में शामिल ऑस्कर श्मिट का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। यू आर ऑलवेज़ वेलकम। एंड इन केस अगर आप कहीं पर भी सेलेक्ट होते हैं तो प्लीज़ ये खुशी आप अपनी हमारे साथ भी शेयर करिएगा ताकि हमें भी बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2026 के लिए, वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। 80 से ज़्यादा इसमें पेजेस आपको मिल जाएंगे जिसमें हमने 600 से ज़्यादा प्रश्न डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। इसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है करंट अफेयर्स का पेड वीडियो। यहाँ पर हम आपको कॉम्बो DCA में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको एड फ्री वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही 15 क्वेश्चंस का टेस्ट आपको मिल जाएगा, 15 क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स और डिटेल्स के साथ। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस कोर्स को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए। ओके।